नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया हो? देखिए, हम आज लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस का परिचय। देखिए, आपने सिलेबस के बारे में चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे। सिलेबस कैसे है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ये सब पर चर्चा हम लोग कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो आज बात करते हैं साइंस की, और साइंस में बात करेंगे मेनली बायोलॉजी की। देखिए, जो साइंस है, साइंस यानी कि साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो वास्तव में जो साइंस वर्ड है, ये जो साइंस वर्ड है, ये आया कैसे, कहां से आया? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइंस वर्ड है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, साइंटिया देखो, साइंटिया भी कह सकते हैं, साइंसिया भी कह सकते हैं। तो साइंसिया टर्म कम्स फ्रॉम साइंटिया, ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड हुआ, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, क्या क्या समझोगे कि साइंस टर्म कम्स फ्रॉम साइंटिया विच इज ए लैटिन नेम। आगे देखिए, पहला पॉइंट हो गया। अब आएगा कि साइंटिया शब्द का अर्थ, द मीनिंग ऑफ साइंटिया इज, शब्द का अर्थ जानना होता है। क्या होता है? जानना, यानी कि टू नो। ये लीजिए, द मीनिंग ऑफ साइंटिया, साइंसिया वर्ड इज टू नो। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिख सकते हैं? साइंस टर्म comes from scientia which is Latin name, लैटिन भाषा का शब्द हुआ ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे चलते, तो ये तो साइंस वर्ड की जो उत्पत्ति होती है ना, ओरिजिन जो है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आगे चलिए, नेक्स्ट है कि जो साइंस है, साइंस को मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है तीन पार्ट। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में किया गया है। तो एक पार्ट में हम कहते हैं उसको बायोलॉजी, और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। और थर्ड पार्ट जनरली हम जो पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम लोग कहते हैं भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक विज्ञान भी कह सकते हो। भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान एक ही बात है। केमिस्ट्री को कह सकते हैं रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान बोल लीजिए, रसायन शास्त्र बोल लीजिए, एक ही बात है, कह लीजिए। और बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, जीव अगर मैं कर दूं आगे तो स यानी कि सजीव, यानी कि जो भी प्राणी जीवित हैं। पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, वो अपना कह सकते हैं कि हम लोग श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन तो नहीं करते, हाँ देखो नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि पेड़ पौधे श्वास लेते हैं। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है कि स्कूल टाइम में कि भाई पेड़ पौधे श्वास लेते हैं, लेकिन वास्तव में पेड़ पौधे की जो श्वसन क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पेड़ पौधे श्वसन नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। श्वसन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हालांकि ठीक है, कह सकते हो समझने के लिए। बाकी अब आपको थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं और प्राणी भी सजीव होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन की सजीव, तो बायोलॉजी हम जो पढ़ेंगे उसमें आपके जीव विज्ञान की जितने भी आपके जीव होंगे सब की स्टडी करेंगे, तो इसमें पेड़ पौधे भी, प्लांट्स भी आएंगे और आपके एनिमल्स भी आएंगे। चलिए, तो बायोलॉजी को बांटा गया है दो पार्ट में। एक ब्रांच को कहते हैं बॉटनी, यानी कि पेड़ पौधों की स्टडी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, और एक कहलाएगी आपकी जियोलॉजी, यानी कि जंतु या प्राणी विज्ञान। तो जब प्राणियों की बात आएगी ना तब केवल आपके एनिमल्स आएंगे, और जब जीव की बात आएगी तब आपके सारे सारे आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु सारे इसमें आ जाएंगे। चलिए देखिए, केमिस्ट्री का आपने देखे रखा है, इसके मेनली आपके 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, 3 पार्ट। एक होगा कार्बनिक रसायन, एक होगा अकार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान। ठीक है, मैंने विज्ञान को शॉर्टकट में भी कर दिया है, यानी कि इसे कहेंगे, देखो ये अलग रखना, ठीक है, ये अलग रखना, इसे कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसे कहेंगे इन ऑर्गेनिक, थोड़ा साफ नहीं है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और लास्ट वाला होता है आपका भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पासन भाई, जहां पे हम ऐसे चलो खैर आगे इसे चर्चा कर लेंगे, अभी मैं जो बोलूंगा आप उसे समझ नहीं पाओगे, चलो मैं फिर भी बोल देता हूँ। हाइड्रोकार्बन इसमें पढ़ लेंगे, और जैसे कि आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इस टाइप से आपका पढ़ेंगे किसमें, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड भी इसमें पढ़ लेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री जहां पर थोड़ा बहुत आपका फिजिक्स क्या करती हो, मैच करती हो। ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप में वो सब इसमें आ जाएगा। आगे देखिए, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र को बांटा गया है 2 पार्ट में। एक तो है प्राचीन भौतिकी, प्राचीन भौतिकी, प्राचीन भौतिक विज्ञान या भौतिकी विज्ञान, शॉर्टकट में मैंने इसको भी कर दिया है, भी भौतिकी विज्ञान, यानी एंशिएंट, एंशिएंट फिजिक्स। एक होती है आपकी आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिक विज्ञान, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। ये लीजिए, अच्छा ये देखिए एक बार पीछे चलिए, यानी कि साइंस वर्ड जो है वो साइंटिया से आया है, और साइंटिया लैटिन भाषा का वर्ड हुआ, इसका मतलब होता है जानना। अगर आप देखोगे कि जानना है, देखिए पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है, जानना है, यही साइंस है। मार्क ऊपर फेंका, नीचे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, जानना है, यही साइंस है। न्यूटन का नाम बार बार सुनते हो कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से एप्पल गिरा, तो ऐसे गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से था, ग्रेविटी तो पहले से थी, लेकिन वो उसने उस टाइम उसको ध्यान दिया कि इससे ऊपर से नीचे आया, कि नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये चीजें नॉर्मल सी बातें हैं। देखिए पेट्रोल से एनर्जी कैसे मिलती है, जानना है, यही साइंस है। अच्छा गोल चीज गति क्यों कर पाती है अच्छे से, जानना है, यही साइंस है। अगर आप कोई मान लो प्लास्टिक का कोई ब्लॉक ले लीजिए, इस टाइप से 2 ब्लॉक ले लीजिए और अपनी बाइक में लगा लो, जहां आप लगाते हो पहिया उस जगह पे, रिम की जगह पे, तो ये ऐसे ब्लॉक चलते रहेंगे तो 2 4 5 7 10 20 दिन, महीने 2 महीने में ये आपके साइड साइड से छिल जाएंगे और ये आपका गोल रूप ले लेगा, ये जो आपका आयताकार या रेक्टेंगल टाइप का जो आपने ब्लॉक लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल चीज जो होती है उसका उसके गति करने का विरोध कम से कम होता है या ना के बराबर होता है।
ठीक है, तो इसलिए आपकी अर्थ भी क्या है, लगभग गोलाकार है, गोल नहीं है, लगभग गोलाकार है। ठीक है, तो गति करने वाली वस्तुओं को गोल बनाया जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एसी ठंडा क्यों करती है, एसी में कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं, जिसको फ्रीऑन गैसें कहते हैं। इन पर भी आप लोग चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी कुछ हमको जानना है वही आपकी साइंस है। ये अपना बोर्ड कैसे काम करता है जानना है, यही साइंस है। तो मेन बात क्या है कि जिज्ञासा, जहां आपकी जिज्ञासा जाग रही है वहीं से आपकी साइंस की शुरुआत हो जाती है। ये आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने समझे। चलिए, अब यहां से एक और चीज समझिए, बहुत माइनर माइनर चीजें हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात यह कि कठिन क्या है और सरल क्या है। देखिए, कठिन वो है जो आपको नहीं आता है, और सरल वो है जो आपको आता है। बस कठिन में और सरल में इतना सा अंतर है, ज्यादा खास कोई अंतर नहीं है। इसलिए चीजों को समझें, जानें। जब जानोगे तो आपको सारी चीजें सरल लगने लगेंगी। यहां से कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, आपसे बोलेगा कि बताइए कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, कौन है। तो कुछ साइंटिस्टों के नाम हैं जिनकी सम्मान के लिए हम लोग उसको फादर यानी कि जनक बोल देते हैं। तो कह सकता हूं, हिंदी में कह सकता हूं कि जीव विज्ञान के जनक किनको कहते हैं। तो उसका नाम ध्यान रखना, वही सिकंदर, जिसको महान सिकंदर कहा जाता है, तथाकथित सिकंदर, उसके गुरु थे अरस्तु। अरस्तु का एक नाम विशेष ध्यान रखना, अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं। तो एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, फिर आपसे बोल दे कि वो इज फादर ऑफ जूलॉजी, ये लीजिए, ये तुमसे पूछ ले वो, यानी कि प्राणी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें नाम ध्यान रखना, सेम टू सेम क्या करोगे, अरस्तु ही है। आपसे बायोलॉजी बोले या आपसे वो जूलॉजी बोल दे, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम नाम ध्यान रखना है, एरिस्टोटल। बस आगे देखिए, अगला पॉइंट है, बोल दे आपसे बताइए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। चलो पहले बॉटनी ले लीजिए। फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं। तो उसका नाम होता है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस, ये लीजिए, ये इसका नाम हुआ थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन से हल्के हैं, इतना ध्यान इस पे जाता नहीं है, लेकिन बाई चांस पेपर में आ जाए है तो बहुत हल्का, फिर दिमाग में कि यार पढ़ा नहीं है, बहुत हल्की बातें हैं और क्या करें, तो कर नहीं पाए, गलत हो गया या अटेम्प्ट नहीं किया, इनसे बच जाओगे। पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी चीजों को साथ लेके चलो। अगला नेक्स्ट, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री ये कौन है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। उनका नाम होता है एंटोनी लेवोइजिए। एंटोनी लेवोइजिए, ये याद रखोगे। ये लीजिए, ये याद रखिएगा। तो फिजिक्स में दोनों में 2 नाम आते हैं, एक तो न्यूटन और एक आइंस्टीन। तो उसकी कोई आप सकता है यहाँ पे नहीं है, आपको केवल इनके बारे में याद रखना है। तो आपसे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी वो भी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ केमिस्ट्री आपका एंटोनी लेवोइजिए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए
यहां तक हुई छोटी छोटी बातें साइंस को लेकर, इसकी ब्रांच कौन कौन सी हैं और ब्रांच के जनक का नाम क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए कुछ ही समझो कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की दो ब्रांच मैंने बताई, एक कौन सी है, बॉटनी है, एक कौन सी जूलॉजी है। वनस्पति विज्ञान बोलते हैं इसको, जहां पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, किसमें, बॉटनी में। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर मानव की बॉडी सारे अंग कहां पढ़ेंगे, जूलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक मैंने बताया केमिस्ट्री, सारे केमिकल, सारे केमिकल रसायन, यानी कि मैं कह सकता हूं सारे पदार्थ का अध्ययन हम लोग कहां करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। एक बड़ी विडंबना है, हम जैसे कि हमने कई बार सुना है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है या फिर फलानी चीज में केमिकल डालते हैं, अरे इसमें तो केमिकल है मत खाइए, केमिकल है मत पीजिए, पेप्सी में केमिकल है मत पीजिए। भाई जब केमिस्ट्री में कुछ बातें ऐसी आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। केमिकल मीन्स होता है रसायन। ठीक है, पानी भी केमिकल है, पीना छोड़ दीजिए। गेहूं में भी क्या है, ग्लूकोज केमिकल है, खाना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं, केमिकल दो टाइप के, एक तो हानिकारक एक लाभदायक। हार्मफुल भी होते हैं और आपको वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। तो हानिकारक की बात करो या लाभदायक की बात करो, हमारा दिमाग में केवल क्या चलता है, केमिकल चलता है कि केमिकल है मत खाइए मत खाइए। अरे भाई अगर केमिकल लाभदायक है तो खाइए। पानी भी केमिकल है, कपड़ा भी केमिकल है, बाल में भी केमिकल है, चप्पल में भी केमिकल है। ठीक है, हवा भी केमिकल है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी केमिकल ही है। ठीक है, तो हर चीज में केमिकल है। तो केमिकल लाभदायक है तो खाइए, हानिकारक है तो मत खाइए। जैसे कि आपका क्या है, एक शब्द आता है शैवाल, शैवाल इसे कहते हैं एल्गी, एल्गी। अब शैवाल क्या होती है, नमी वाले स्थान पे बन जाती है, पानी में होती है। जैसे किसी पानी के नीचे, पानी टूटी, किसी टंकी के नीचे टूटी चलती है तो टूटी के नीचे कुछ नीला नीला हरा हरा कुछ काई लग जाती है, काई बोलते हैं अपनी भाषा में। तो काई जो होती है ना, वो काई शैवाल होती है और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है नील हरित शैवाल, ये लीजिए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाम है इसका, खा मत जाना। ठीक है, लेकिन समुद्र में कुछ शैवाल होती हैं जो जिनको लोग खाते हैं। एक शैवाल होती है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना ये भी शैवाल होती है। एक होती है क्लोरेला, ये दोनों एल्गी हैं, शैवाल होती है। इनमें भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है, इन दोनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन तो भैया, सबसे ज्यादा प्रोटीन तो इसी में होती है, इसमें स्पाइरुलिना में होती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। तो वो एल्गी आप वो नहीं खानी, वो भी आपको बीमार कर देगी, वो लाभदायक नहीं है, ये लाभदायक होती है। तो काई, समुद्र में पाई जाने वाली कई प्रकार की काई होती है, शैवाल होती है। तो वो वाली शैवाल खाने योग्य है, एडिबल है, और ये खाने योग्य नहीं है, ये हानिकारक है। वही बात है जैसे दही, दही में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हम उसे खाते हैं, बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और ऐसे बैक्टीरिया जो बीमार कर देते हैं वो हानिकारक है। तो कुछ चीजें खाने योग्य हैं और कुछ खाने योग्य नहीं है। आपको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा भोजन को, कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो केमिस्ट्री में सारी चीज क्या होती है, केमिकल्स, रसायन होती हैं। यानी कि जल, यानी कि H2O ये भी केमिकल है। ठीक है, CO2 गैस ये भी केमिकल है, सब कुछ केमिकल है। तुम नींबू खाते हो या नींबू का रस पीते हो, नींबू में कौन सा होता है, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में, ये एसिड होता है, ये खाने योग्य है। लेकिन H2SO4 यानी कि तेजाब बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये खाने योग्य नहीं है। तो डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल खाने योग्य है और कौन सा नहीं है। तो केमिकल अच्छे भी होते हैं और बेकार भी होते हैं। चलिए, तो केमिस्ट्री में सारे केमिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, सारे पदार्थ पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे सारी भौतिक घटनाएं, फिजिकल फिनोमेना, ज्वालामुखी फिजिक्स में आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे कह सकते हैं हम लोग कुछ बनाते हैं, ऐसे कोई मशीनरी फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, एनर्जी फिजिक्स में, वर्क एंड वर्क क्या आएगा, कार्य फिजिक्स में, मेजरमेंट फिजिक्स में, यूनिट फिजिक्स में।
ठीक है, ये चीजें हैं। और आपके कह सकते हैं कि पावर, शक्ति, जैसे कि 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 1 किलोवाट घंटा, ये सभी फिजिक्स में पढ़ेंगे। प्रेशर, दाब, फिजिक्स में पढ़ेंगे। डिस्टेंस किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये सब फिजिक्स में आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज हम बायोलॉजी के बारे में कुछ बातें जो आपको बहुत ही लाभदायक रहेंगी। चलिए, देखिए, इतना बता चुका हूं कि बायोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान कहलाएगी। ठीक है, और कुछ पॉइंट हैं आपको समझने हैं। देखिए, बायोलॉजी, आप देखोगे कि बायोलॉजी 2 वर्डों से बना है, एक बायो और एक लॉजी। लॉजी, देखिए, वास्तव में बायो शब्द इंग्लिश का है। इसका मूल शब्द, जैसे साइंस आया साइंटिया से, वैसे बायो आया है बायोस से। ये भी किसी भाषा का शब्द है। सेम टू सेम आपका ये क्या है? लॉजी। लॉजी शब्द चलो इंग्लिश में बोल लिया बायोलॉजी, बाकी लॉजी जो शब्द है वो वास्तव में किससे है? वो आया है लोगोस से। इन दोनों के मिलने से, यानी कि बायोस और लोगोस के मिलने से बन जाता है बायोस लोगोस। और बायोस का मतलब बायो और लोगोस मींस लॉजी। वास्तव में ये मूल शब्द तो ये हुए, ये इसके रूट वर्ड है, ये वाले, यानी कि मूल शब्द। आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। विशेष बात ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन आएंगे ना, एक ऑप्शन में बायोस प्लस लोगोस लिखा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस बायोस का मतलब क्या होता है हिंदी में? बायोस को हिंदी में कहते हैं जीव। क्या बोलते हैं? जीव। और बायोस का मतलब भी क्या? बायो है, एक ही बात है। बस बायोस से क्या बना? बायोस से बायो ले लिया, सॉरी, बायोस से बायो बना, लोगों से लॉजी बना। तो बायोस का मतलब होता है जीव, और जीव को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ये लीजिए। प्लस लोगोस को कहते हैं अध्ययन, यानी कि स्टडी, अध्ययन, स्टडी, लीजिए। तो लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, अध्ययन होता है। अब दोनों को जोड़ा तो क्या बनाइए? देखना लक्ष्मण जी, ये बोर्ड थोड़ा, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, क्या कर रहा है? हो गया, ठीक है। तो बायोस हो गया आपका जीव, और लोगोस आपका हो गया अध्ययन, स्टडी। अब यहां से आपको ये समझना है कि बायो बोले या बायोस बोले या जीव बोले, एक ही बात है। लॉजी बोले, लोगोस बोले, अध्ययन बोले, एक ही बात है। अब इन जब दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? इन दोनों को जोड़ने से बनता है स्टडी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीजिए, ये हो गया। हिंदी क्या बोलेंगे इसको? इसे कहेंगे जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। ये लीजिए, तो वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी का हुआ जीवों का अध्ययन। और जीव आपके जैसे कि पेड़ पौधे प्राणी सारे इसी में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आपके सामने बायोलॉजी का परिचय हुआ। चलो आगे चलते हैं।
देखिए, जैसे तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, देखो बायोलॉजी जब पढ़ते हो तो बायोलॉजी में एक वर्ड लगातार आता रहता है और वो है आपका सेल, इन कोशिका। ये वर्ड हमेशा लगातार आपको सताता रहेगा, कोशिका क्या होती है। जैसे तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी एक वर्ड होता है एटम, ये बार बार आएगा और इसे कहते हैं परमाणु, ठीक है। और जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में एक वर्ड आएगा बार बार में, वो आपका यूनिट आएगा, यूनिट आएगी बार में, इनकी मात्रक, ये आपको बार सताएगा। तो जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो कोशिका, इसके बारे में अध्ययन पहले कर लेना चाहिए कि क्या होती है, बार आएगा आपके दिमाग में, इसकी इमेज बन जानी चाहिए एकदम क्लियर, ये सेल होती है, ये कोशिका होती है, ठीक है। ऐसे एटम, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भैया पहले क्या पढ़ लोगे, एटम पहले पढ़ लेना, जिससे कि आपको परेशान हो ना करे, हर चीज आपको इसके बारे में पढ़नी पड़ेगी पहले, इसे पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में कोई खास बचेगा नहीं। और फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, मात्रक पद्धति पढ़ते हैं, यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं, जैसे दूरी को मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, पास्कल का प्रेशर का पास्कल में है, पारसेक दूरी का भी है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। ये कुछ यूनिट्स हैं, आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजी की, इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करने से पहले हमको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सुनो, ये कोशिका वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे बाद में, लेकिन कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हैं जो हमको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि कोशिका क्या होती है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, कि सेल क्या होती है, कि क्या है कोशिका, सेल, सेल क्या है देख लीजिए। तो सेल के बारे में आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं कुछ समझाऊंगा उसको समझना है। एक सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अपने बिल्कुल लाइफ में आप बहुत बार देखते हो, ईंट। मैं ये कह सकता हूं कि जब बहुत सारी ईंट जब मिल जाती हैं तो ईंटों के मिलने से दीवार बन जाती है, ये दीवार बन गई। अर्थात मैं ईंटों के समूह को दीवार कह सकता हूं, शायद आपको इसमें आपत्ति नहीं होगी कि ईंटों के समूह को दीवार कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, ईंटें एक साथ डाल दी जाएं वो दीवार नहीं है। तो दीवार बनाने के लिए भी ईंटों का थोड़ा सा एकदम सीक्वेंस, क्रम, जो निर्माण होता है दीवार का, वो प्रॉपर होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, ठीक है, इतना तो ठीक है। हाँ, फिर भी मैं कह सकता हूं कि ईंट जो दीवार होती है, ईंटों का समूह होती है, कह सकता हूं। अच्छा, मैं कह दूं कि चार दीवार बनने से, अर्थात दीवारों के समूह से क्या बनता है, हाँ तुम कह सकते हो सर चार दीवार जब मिल जाती हैं, चार ऐसे नहीं, एक दो तीन चार नहीं, एक ऐसे, दूसरी, तीसरी और चौथी, मतलब एक क्रम ठीक होना चाहिए। तो दीवारों का समूह कमरा कह सकते हैं, रूम कह सकते हैं। अगर दो चार पांच कमरे हों एक जगह पे, तो उस कमरे के समूह को मकान कहने में आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है, ये लीजिए मकान हो गया। अगर 10 20 30 50 100 मकान एक साथ हैं, तो मकानों के समूह को मैं कॉलोनी कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं, ये लीजिए मैंने कॉलोनी बोल दिया। तो यहां से परिभाषा बन जाती है कि क्या किसे कहते हैं दीवार। ये देखो, ये ज्ञात चीजें हैं जो आप जानते हो। अब यहां से मैं आपको ज्ञात से लेके अज्ञात पर लेके जाऊंगा, सेल पर लेके जाऊंगा। तो ईंटों के समूह को दीवार कहते हैं, दीवार के समूह को कमरा कहते हैं, कमरा के समूह को मकान, और मकान के समूह को कहते हैं कॉलोनी। अब अगर मैं ये बोलूं ईंट किसे कहेंगे, तो तुम ये मत बोलना कि मिट्टी के समूह को ईंट कहेंगे। इसको देख के इसकी परिभाषा बनाइए, तुम बना सकते हो, तुम कह सकते हो, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। कॉलोनी की सबसे छोटी इकाई, कॉलोनी की सबसे छोटी इकाई को ईंट कहते हैं। अरे भाई, छोटा तो मकान भी होता है कॉलोनी से, छोटे कमरे भी होते हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन है, ईंट है। अब इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। जैसे 500 के नोट में एक के रुपए होते हैं, कोई भी नोट ले लीजिए, उसकी वास्तव में इकाई होगी 1 रुपए होगी, 1 रुपए के रिपीटेशन से वो नोट बना हुआ है, तो यहाँ पे 1 रुपया है। जैसे दीवार, एक दीवार में क्या होती है, इकाई, एक ईंट होती है। ठीक है, वैसे ही कॉलोनी की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो आपकी ईंट होगी। ये इसकी परिभाषा है। आइए, अब आइए एग्जाम्पल, सॉरी, अब आइए सेल पे, अब आ जाइए सेल पे।
ये लीजिए, ये तो आप समझ गए। इकाई सबसे छोटी मैं कह सकता हूं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई ईंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ये ईंट हो गई। अच्छा, अब देखिए, जैसे ईंट होती है किसी कॉलोनी में, किसी मकान में, किसी दीवार में, ठीक वैसी हमारी बॉडी में होती है कोशिकाएं। क्या होती है? कोशिका, यानी कि सेल्स होते हैं, सेल होते हैं। लो भाई, ये सेल है, ये सेल है। जब ये सेल ग्रुप बना लेंगी ऐसे ऐसे, ये लो, तो इनको एक साथ सेल के ग्रुप को क्या कहेंगे? वो याद रखना है आपको, सेल के ग्रुप को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? इसको कहेंगे ऊतक। तो यहां से परिभाषा बन जाती है किसकी? टिश्यू की। कि टिश्यू किसे कहते हैं? तो तुम कहोगे कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स नॉन एज टिश्यू। जो तुम जाते हो ना पार्क में, सॉरी पार्क नहीं, रेस्टोरेंट में लड़के जाते हैं, वो तो खैर नहीं मांगते भैया टिश्यू पेपर देना। हाँ, लड़कियां जाती तो मांगती हैं, मैं भी नहीं मांगता वैसे तो गर्ल्स जाती है तो मांगती है पूछने के लिए टिश्यू पेपर, उसको अपन नैपकिन भी कहते हैं। तो टिश्यू पेपर में क्या है? वो पेड़ पौधों का टिश्यू ही होता है। थोड़ा सा आपको जब जाओ कहीं घूमने करने, देखो आसपास, तो चीजों को ऑब्जर्व करो। देखिए, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। अब मैं कहूं कि ऊतक अगर मिल जाए बहुत सारे, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऊतकों के समूह को कहेंगे अंग। क्या कहेंगे? अंग, अर्थात इसे कहेंगे ऑर्गन कहेंगे। ये लीजिए, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए किडनी है, किडनी है, किडनी कहां स्टैंड करती है? अंग पे करती है, किडनी अंग होती है। अब किडनी जो होती है, किडनी में क्या है? किडनी में टिश्यू भी होंगे और किडनी में सेल्स भी होंगी, बस नहीं ना। अब यहां से समझ सकते हो कि सेल्स तो छोटी होती हैं, टिश्यू उनसे बड़े होते हैं और अंग उससे भी बड़ा होता है। अरे भाई, ये क्या है? अकेली है। ये जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो आपका ऊतक बनेगा, जब ये बहुत सारे मिल जाएंगे तो आपका अंग बनेगा। मान लीजिए कि बच्चा माँ के पेट में डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है स्टार्टिंग से लेके। मान लो कि जब किडनी बनना चालू हुई तो पहले उसकी बनी एक सेल, ये लो, ये सेल रही, ठीक है। अब एक से दो बन गई, दो से कितनी बन गई? चार बन गई, चार से आठ, आठ से 10, ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, लो जी, बढ़ते 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 क्या हुआ? ये पूरी किडनी बन चुकी है। लीजिए, ये लीजिए। तो पहले सेल, सेल के बाद में बनता है टिश्यू, उसके बाद बनता है अंग, ठीक है। अब एक किडनी, एक के बाद में ये दूसरी किडनी बन गई, लो जी। उसके बाद में आपका आगे अंग बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जब अंग बहुत सारे मिल जाएंगे, अर्थात जब अंगों का समूह बन जाएगा, तो अंगों के समूह को कहते हैं तंत्र। क्या कहते हैं भाई? इसके समूह को कहते हैं तंत्र। ये लीजिए, ये तंत्र बन गया। सिस्टम, देख लीजिए तंत्र। तंत्र कैसे? देखिए, हमारे नाक, उसके बाद में ये श्वास नली, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। उसके बाद में श्वास नली आगे बढ़ जाती है दो पार्ट में, एक राइट एक लेफ्ट, फिर आपके लंग्स। तो लंग्स हुए, श्वास नली है, आपकी नाक है, ये सारे अलग अलग सेपरेट अंग हैं। जब एक साथ काम करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा, और इस ग्रुप को कहते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम, ये सिस्टम बोल दिया। तो अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं, ध्यान रखोगे। जो आपकी बॉडी में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, लिप सिस्टम, अध्यावरणीय तंत्र, तो ये जो जितने आपके सिस्टम हैं, ठीक है, ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो इन सिस्टमों के समूह को, तंत्र के समूह को कहते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। ये शरीर है। अब यहां विशेष ध्यान रखना, मानव बॉडी में टोटल सिस्टम कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। आपसे संख्या पूछ ले, मैं फिर बोल रहा हूं, कठिन वही होता है जिसको आप नहीं जानते हो, और आसान वो होता है जिसे आप जानते हो। तो मानव बॉडी में टोटल सिस्टम 11 होते हैं। सारे नहीं पूछेगा कि नाम बताओ, नंबर पूछ सकता है कितने हैं, तो 11 हैं। आपके पेपर में 2 4 5 आएंगे, जैसे आपका पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका श्वसन तंत्र आएगा, आपका किडनी वाला तंत्र आएगा, एक्सक्रीटरी आएगा, ठीक है, ये है। और आगे चलिए, तो यहां से आप क्या समझे
कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को तंत्र कहते हैं, और तंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। तो टोटल 11 तंत्र जब मिल जाते हैं तो आपकी बॉडी बन जाती है। ऐसा मत करना सर, आपने कहा कि तंत्र का समूह जो होता है बॉडी होती है। मैं एक काम करता हूं, मैं 11 तंत्र लाता हूं। एक तंत्र इससे निकाल लिया फ्रेंड से, एक तंत्र इसका निकाल लिया, एक मेरा निकाल लिया, एक उसका निकाल लिया। तो 11 लोगों के आपने 11 तंत्र निकाल लिए। किसी का श्वसन तंत्र निकाल रहा है, किसी का पाचन तंत्र निकाल रहा है। सर 11 हो गए, अब सबको मिला दो और बॉडी बना दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये तंत्रों का समूह भी एक ही बॉडी में पहले से ही होना चाहिए प्राकृतिक रूप से। ठीक है, एक बॉडी होगी उसमें 11 तंत्र होंगे। ठीक है, अब सारे तंत्रों में से एक तंत्र ले लो। मान लो पाचन तंत्र लिया, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के जो अंग होंगे ना समूह के, वो पाचन तंत्र के ही होने चाहिए। यानी कि कौन कौन से? आपका मुख, आपके दांत, आपकी जीभ, आपकी आमाशय स्टमक, आपका अग्नाशय पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सारे तंत्र किसके पार्ट है? ये पाचन तंत्र के पार्ट है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब लीजिए मैंने क्या ले लिया, मान लो कि मैंने लीवर ले लिया। ये लीवर किसका पार्ट है? लीवर पाचन तंत्र का पार्ट हो गया। अब लीवर जो बना है, लीवर में क्या होती है? ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, और टिश्यू में क्या होती है? सेल्स होती हैं। इस टाइप से होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू नोन एज ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स नोन एज सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सिस्टम्स नोन एज बॉडी। ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। लीजिए, टोटल 11 हो गए, 11 सिस्टम हो गए। नंबर ध्यान रखना, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, तो ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू नोन एज ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन नोन एज सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम नोन एज बॉडी। इस टाइप से आपकी पूरी बॉडी बन जाती है। अब कुछ बातें और है छोटी छोटी, वो और देख लीजिए। चलिए, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि जो ईंट है, ईंट है, ईंट के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, संरचनात्मक, और एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, क्रियात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। फंक्शनल, संरचनात्मक रचनात्मक अर्थात निर्माण करने वाला। ठीक है, क्रियात्मक अर्थात क्रिया काम करने वाला। अच्छा, ईंट ने क्या किया? ईंट ने वास्तव में दीवार, कमरा, मकान या कॉलोनी बनाई, अर्थात ईंट आपकी संरचना बनाती है। तो ये तो है आपकी ईंट। ईंट आपकी कोई काम नहीं करती, लगा दे तो काम करेगी, तो आपकी ईंट है जो क्रियात्मक नहीं है। पॉइंट बी नोटेड। ईंट केवल आपकी कैसी है? स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, किसी दीवार की, किसी मकान की, लेकिन फंक्शनल यूनिट आपकी ईंट नहीं होगी। अच्छा, अब मैं यही दो बातें लिख रहा हूं सेल के परिप्रेक्ष्य में, सेल के आधार पे बात कर रहा हूं, कोशिका के बारे में बात कर रहा हूं। वही बात, क्या आपकी कोशिका, चलो यहीं से कर देता हूं, क्या आपकी कोशिका, क्या आपकी सेल रचनात्मक है? बिल्कुल हाँ, सेल ने बॉडी बना ली पूरी भाई। सेल ने बनाई टिश्यू, टिश्यू ने बनाई ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ने बनाया सिस्टम, सिस्टम ने बनाई बॉडी। जब इतनी बड़ी बॉडी बना सकती है तो आपकी जो सेल होती है कैसी होती है? वो रचनात्मक है क्या भाई? बिल्कुल है, रचनात्मक है। लीजिए, क्रियात्मक, अरे हाँ, हमें पसीने आते हैं। अब बचपन से अब तक पढ़ते आए हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। हम पसीने, हमारे पसीने आते हैं, हमें भूख लगती है, थकान होती है, हम थक जाते हैं, आराम करते हैं, मांसपेशियां दर्द करती हैं, ये सारी सेल ही तो है जो काम करती हैं। आरबीसी, ब्लड में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी O2 CO2 का परिवहन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। डब्ल्यूबीसी आपकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं, और प्लेटलेट आपकी ब्लड का थक्का बनाने में सहायक हेल्पफुल होती हैं। ये सारे काम ही तो कर रही हैं। तो आपकी जो सेल होती है वो रचनात्मक भी है और आपकी क्रियात्मक भी है। लीजिए भाई, तो आपकी जो सेल होती है वो फंक्शनल भी होती है और आपकी स्ट्रक्चरल भी होती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, यहां से सेल की परिभाषा क्या बनने वाली है? कोशिका की
ध्यान दीजिए, ये परिभाषा है। पहला स्टेटमेंट तो क्या है इसमें, सबसे पहला है स्टेटमेंट इसमें कि स्मॉलेस्ट यूनिट, ये लीजिए पहले तो हो गया। मैंने बताया नहीं आपको, देख लो। यहां देखिए, जैसे कॉलोनी की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ईंट थी, वैसे देख लीजिए। हाँ, ऊतक क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, सबके सेल्स ग्रुप बन रहे हैं, तो परिभाषा निकल के आ रही है। बस आप सेल में क्या करोगे, जैसे ईंट की बताई थी वैसे क्या करोगे कि बॉडी, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं कोशिका, लीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ये सेल की बात आ गई। एक स्टेटमेंट ये निकल के आया, सबसे छोटी इकाई, और दूसरा कथन ये निकल के आया, कौन सा वाला, अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये निकल के आया था। इन दोनों को लिख देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो सेल होती है, हाँ, एक तो ये कि सबसे छोटी इकाई होती है, दूसरा ये स्मॉलेस्ट, क्या कर रहा हूं मैं, लिख तो दिया ये, दूसरा ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये होती है यानी कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ये होती है। अगर मैं दोनों इक्वेशन नंबर दोनों, मतलब कथन फर्स्ट सेकंड दोनों से अगर मैं बोलूं, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी सेल की, इसकी परिभाषा देख लीजिए, एक साथ लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन, ये क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बनेगी इसकी, एक साथ देखो, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इंग्लिश क्या करेंगे, लो, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज नोन एज सेल। तो यहां से सेल की जो परिभाषा निकल के आती है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो कि संरचनात्मक भी और क्रियात्मक भी है, वो सेल कहलाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अरे बात समझ में आई भाई? तो ये तो कुछ बातें थी सेल के बारे में। और जब भी मैं आपसे बोलूं कि सेल क्या है, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि बॉडी की सबसे छोटी इकाई। अगर आप मुझे स्कैन करोगे तो देखोगे कि मेरी बॉडी में भी छोटी छोटी गोल 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 बहुत सारी सेल्स हैं। एक नहीं, लाखों अरबों करोड़ों खरबों सेल होती है। जैसे कि दीवार में ईंटें होती है, मकान में ईंटें होती हैं। तो जैसे सेल की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सीधा सीधा आपको ऐसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है, इस टाइप से, और जो कि किसी भी प्राणी की सबसे छोटी इकाई होगी। तो इस सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, टॉपिक लेके उसको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और सारे सिलेबस को हम लोग ऐसे खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।